धैर्य के अचानक किस करने से छवि हैरान हो जाती है और वह उसे खुद से दूर करते हुए कहती है, यह क्या कर रहे हो तुम? धैर्य अपने हाथों को उसके कमर पर चलाते हुए कहता है, कुछ नहीं, बस तुम जो चाहती थी वही। छवि कहती है, पागल कुत्ते ने मुझे नहीं काटा, जो वह सब करूँगी। धैर्य कहता है, तो फिर किसने काटा है तुम्हें? तुम तो हमेशा मुझसे चिपकती रहती हो और आज जब मैं तुमसे चिपक रहा हूँ तब तुम्हें दिक्कत है। छवि कहती है, ज़रूरी नहीं है। अब अगर मैं चिपकती हूँ तो तुम भी मुझसे चिपको। अरे तुम्हें नहीं लगता बेशर्म एक को ही होना चाहिए? दोनों के होने से बच्चे जो पैदा होते हैं वह तो महा बेशर्म होते हैं। उसकी बातें सुनकर धैर्य अपनी आंखें छोटी करके उसे घूर के देखता है और कहता है, तुम्हें नहीं लगता तुम दिन में कुछ ज़्यादा ही बड़े सपने देखती हो? उसकी बात सुनकर छवि उसके सीने पर हाथ रखती है और उसे ढकेल के कहती है, और तुम्हें नहीं लगता कि तुम दिन में कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक होने की कोशिश करते हो? और तुम भला ऐसा इमेजिनेशन कैसे ही कर सकते हो कि मैं तुम्हारे साथ यह सब करूँगी? आई नो आई लव यू और मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, लेकिन मैं उन पागल फैन में से नहीं हूँ जो खुद को अपने आइडियल को ही सौंप देती हैं। अगर तुम मेरे साथ रिश्ते में आना चाहते हो तो मेरे अंकल के पास जाओ और प्यार से मेरा उनसे रिश्ता मांग लो। अगर वह तुम्हें दे देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं देंगे तो हम दोनों कोर्ट मैरिज कर लेंगे, तब भी तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। धैर्य एक लंबी गहरी सांस लेता है और सीधा वॉशरूम में घुस जाता है। छवि भी कमरे से बाहर जाती है तो वहाँ पर आदित्य और विधा खड़े हुए थे। सभी अपने सिर को झुकाती है, उसके बाद वहाँ पर रखे कॉटन को निकाल कर अपने सिर पर ओढ़ लेती है और बल खाते हुए चल जाती है और उसके पैरों को छूकर कहती हैं, नमस्ते सासू माँ, नमस्ते ससुर जी। उसकी बात सुनकर वह दोनों पहले एक दूसरे को देखते हैं तो छवि कहती है, चिंता मत कीजिए, फ्यूचर में मैं ही आपकी बहू बनूंगी, इसलिए ज़्यादा अच्छा होगा कि आप दोनों मुझे अभी से सदा सुहागन रहो का आशीर्वाद दोगे। सभी लोग अनिश्चितता के साथ उसकी तरफ देख रहे थे। तभी उन सबको किचन में से किसी चीज़ की गिरने की आवाज़ सुनाई देती। जब सब लोग उस तरफ देखते हैं तो वहाँ पर कल्पना खड़ी थी और उसके हाथ से पानी का ग्लास छूट गया था। वह जल्दी से कहती है, सॉरी, गलती से छूट गया। बी जल्दी से जाता है और उसके हाथ से पकड़कर उसे खड़ा करता है। नौकर साफ कर देंगे, तुम्हें ज़रूरत नहीं है, कांच चुभ जाएगा। उसकी बातों को सुनकर कल्पना सिर्फ मुस्कुरा देती है। तभी उन सबको रिजॉर्ट के बाहर कुछ गाड़ियों के रुकने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। बेदौनी को फिर से अपनी बाहों में उठाकर लाता है और सीधा अपने कमरे में लेकर बेड पर उसे बैठा देता है और कमरे से बाहर जाकर सबकी तरफ देख कर कहता है, हम सभी आज शाम को फ्लाइट से वापस दिल्ली के लिए निकल रहे हैं और हाँ, मैं 1 महीने के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ और मेरा फ्लाइट 1 घंटे बाद है। यह कहकर वह वापस अपने कमरे में चला जाता है। जब वह कमरे में आता है तो देखता है वहाँ पर अवनी चुपचाप से बैठी हुई थी और उसकी तरफ देखती है।
और वापस वॉशरूम में वह चला जाता है। कुछ देर बाद वह लैपटॉप को पकड़कर बैठ जाता है। कुछ देर काम करने के बाद वह टाइम को देखता है तो 1 घंटे पूरे होने में सिर्फ 15 मिनट ही बाकी थे। वह अपने लैपटॉप और अपना सूटकेस और कुछ सामान पकड़ता है और कमरे से बाहर जाने लगता है। तो अवनी कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम वापस सबके साथ दिल्ली के लिए निकल जाना। वेद बिना उसकी तरफ कहता है, मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। अवनी उसके पीछे भागती है, लेकिन उसके पेट में बहुत तेज दर्द होता है, जिस कारण वह वहीं पर अपना पेट पकड़कर बैठ जाती है। तान्या जल्दी से उसे संभालते हुए कहती है, तुमसे किसने कहा था दौड़ने के लिए? तुम्हारी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। अवनी कहती है, वह मुझे ऐसी हालत में छोड़कर कैसे जा सकता है? उसे रोको, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तान्या कहती है, वह तो बिजनेस के सिलसिले में बाहर जा रहा है। तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी तुम तो उसकी असिस्टेंट हो ना, इसलिए वह चाह कर भी तुमसे दूर नहीं जा सकता। अवनी एक गहरी सांस लेती है और कहती है, मुझे नहाना है। यह कहकर वह वॉशरूम में चली जाती है। उसे अभी भी ब्लीडिंग हो रही थी। वह कुछ देर बाद कमरे से बाहर आती है और सबकी तरफ देखती है और फिर चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ जाती है। आदित्य कुछ देर अवनी को देखता है, उसके बाद वापस धैर्य की तरफ देखकर कहता है, तुम मुझे माफ़ कर रहे हो कि नहीं? धैर्य अपनी आंखें छोटी करके उसकी तरफ देखता है और कहता है, क्या बात है, माफ़ी भी मांग रहे हो, और वह भी इतना एटीट्यूड के साथ? यह क्या बात हुई है? और दूसरी बात, मुझे आप दोनों से कोई भी शिकायत नहीं है, बस मुझे उस समय कोई ऐसा चाहिए था जो मुझे सपोर्ट कर सके, लेकिन आप दोनों ने मुझे फाइनेंशियल तरीके से तो सपोर्ट किया, लेकिन दिल के मामले में तो आप दोनों ही कमज़ोर हो गए। उसके बाद आदित्य की तरफ देखकर वह कहता है, आपने तो मॉम से बहुत प्यार किया था डैड, तो भला आप दोनों की निशानी से आप इतना दूर कैसे रह सकते हो? आदित्य कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिजनेस चलाते बहुत ज़्यादा बिजी था, मुझे माफ़ कर दो। उसकी बात सुनकर धैर्य उसे गले लगा लेता और कहता है, मेरी नाराज़गी इतनी भी ज़्यादा बड़ी नहीं है कि मैं मुझे जन्म देने वालों से ज़्यादा देर तक नाराज़ रह सकता हूँ। तभी छवि कहती है, मैं हूँ ना आप दोनों की बहू। धैर्य सबकी तरफ देख कर कहता है, यह लड़की पागल खाने से भागकर यहाँ पर आ गई है, आप सभी इसे इग्नोर कीजिए। उसकी बात सुनकर सभी लोग फिर से खिलखिलाकर हंस देते हैं। तो वहीं अभिनव का मूड थोड़ा सा डिस्ट्रॉय हो चुका था। मानवी उसकी तरफ देखती है और कहती है, क्या हुआ तुम्हें अभिनय? कुछ देर तक तो अभिनय उसे एकटक देखता रहता है और फिर कहता है, मुझे से तुम कुछ छुपा रही हो क्या? उसकी बात सुनकर मानवी सकपका जाती है, फिर कहती है, नहीं, मैं भला तुमसे क्यों कुछ छुपाने लगी? क्या हुआ अभिनय? अभिनय कहता है, कुछ नहीं, चलो सामान पैक कर लेते हैं, काफ़ी समय हो गया है घर से दूर रहे, बहुत याद आ रही है मॉम डैड की, कहकर वह कमरे में चला जाता है। उसे जाता हुआ देख मानवी कहती है, यह लड़का तो कभी ऐसी
उसकी याद नहीं करता। आज ऐसा क्यों कर रहा है, सोचते हुए वह भी अपने कमरे में चली जाती है। सभी भी वापस अपने कमरे में चले जाते हैं और अपना सामान पैक करके दिल्ली के निकल जाते हैं। काफ़ी समय के सफ़र के बाद सभी वापस दिल्ली एयरपोर्ट पर आ जाते हैं। तान्या अपनी बाहें फैलाकर कहती, हाय, दिल्ली की बदबू दिल को सुकून पहुंचा जाती है। पता चल जाता है कि फाइनली देखो हम वापस अपने घर आ गए। तभी शौर्य और वीर देखते हैं कि कुछ लोग फूलों का बड़ा बड़ा गुलदस्ता पकड़कर उनकी तरफ ही आ रहे थे। उसके बाद वह लोग वीर और शौर्य को गुलदस्ता देते हुए कहते हैं, हैप्पी बर्थडे सर। उसकी बात सुनकर शौर्य और वीर पहले एक दूसरे को देखते हैं और उसके बाद उसे लेकर कहते हैं थैंक यू। तभी ऑनी कहती है, तान्या, आज तो तुम्हारा भी तो बर्थडे है ना। उसकी बात सुनकर शौर्य और वीर उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुम्हारा भी बर्थडे है। तान्या हाँ कहती है, आज भी मेरा बर्थडे है। शौर्य और वीर कहते हैं, आज वेद का भी बर्थडे है, लेकिन वह कभी भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता, इसलिए वह फिर से भाग गया। ऑनी कहती है, तो क्यों ना हम सभी वीडियो कॉल के अकॉर्डिंग उसका बर्थडे सेलिब्रेट करें। उसकी बात सुनकर सभी हाँ कहते हैं। तो ऑनी कहती है, मुझे राठौर मेंशन जाना है। उसकी बात सुनकर सभी उसकी तरफ देखते। तो ऑनी कहती है, हाँ, मुझे राठौर मेंशन जाना है और मैं वहीं रहना चाहती हूँ। अगर आप दोनों ने मेरा साथ नहीं दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी बात सुनकर शौर्य और वीर पहले एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं, ठीक है। मिलन कहता है, मुझे ज़रूरी काम है, मैं कुछ देर बाद आता हूँ। यह कहकर वह वहाँ से उनके लिए आए गाड़ी में से एक में बैठता है और वहाँ से चला जाता है। राठौर मेंशन अभी शाम के 7 बज रहे थे, जिस कारण सभी लोग स्विमिंग रूम में बैठे थे। पारुल, विवेक, आहान और सना सबकी तरफ देखते हैं तो सना उन सब की तरफ देखकर कहती है, तुम सब आ गए, कैसा गया तुम्हारा गोवा ट्रिप। तभी उनकी नज़र ऑनी पर पड़ती है। आहान और सना पहले एक दूसरे को देखते हैं और फिर उसके बाद एक साथ कहते हैं, तुम यहाँ पर कैसे। ऑनी हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है, मुझे पता चला है कि आज वेद का बर्थडे है, जिस कारण मैं चाहती हूँ कि हम सभी उसका बर्थडे सेलिब्रेट करें। आहान कहता है, लेकिन वेद को तो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना पसंद नहीं है। हाँ, मुझे पता है, इसलिए तो मैं उसे सरप्राइज देना चाहती हूँ। तो सना कहती है, लेकिन वेद तो यहाँ पर नहीं है। ऑनी आहान की तरफ इशारा करके कहती है, इन्होंने उसे इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए बाहर भेज दिया है। उसके इल्ज़ाम को सुनकर आहान एकदम जल्दी से कहता है, मैंने नहीं भेजा है, वह तो अपनी मर्जी का मालिक है। वह एक नंबर का तानाशाह है, उसे तो बस अपनी मर्जी ही चलती है, बाकी किसी के नहीं, इसलिए तुम मुझे इल्ज़ाम मत दो। सना अपनी आंखें छोटी करके कहती है, मुझे पता है तुम कैसे हो, इसलिए ज़्यादा सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अच्छे से पता है, तुमने ही मेरे बेटे को भेजा होगा, जब से देखो उसके खून पीते रहते हो। आहान बेचारा सा मुंह बनाकर कहता है, यार, तुम बच्चों के सामने तो मुझे मत डांटा करो, देखो सब हंस रहे हैं। उसकी बात सुनकर सना सब की तरफ देख कर कहती,
तुम सभी अपना दांत दिखाना बंद करो, बेशर्म नहीं आती है, अपने अंकल के ऊपर हंसते हुए। उसकी बातें सुनकर सभी अपना मुंह छुपाकर हंसने लगते हैं। अवनी कहती है, सॉरी अंकल, वो क्या है ना, हम सभी वेद का बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं, लेकिन मैंने प्लान में थोड़ा सा चेंज किया है कि अब मैं उसे वीडियो कॉलिंग नहीं बल्कि उसे 12 बजने से पहले यहाँ पर बुला कर रहूँगी। उसके कहने पर सभी उसकी तरफ देखते हैं तो अवनी उन सबको अपना प्लान बताती है। सभी उसकी बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। उज्जवल थोड़ा सा डरते हुए कहता है, तुम जो कर रही हो अगर भाई को पता चला तो पता नहीं वह तुम्हारे साथ क्या करेंगे। अवनी कहती है, प्यार किया तो डरना क्या, और हाँ मैं उससे डरती नहीं हूँ, और अब तो मैं इतनी आसानी से उसका पीछा भी नहीं छोड़ूंगी, और हाँ जितना वह मुझे इग्नोर करेगा ना, मैं उसे उतना ही ज़्यादा परेशान करूँगी। कहकर वह विवेक की तरफ देखकर उन्हें कुछ इशारा करता है तो विवेक तुरंत अपना फ़ोन निकालकर वेद को कॉल करता है। वेद उसकी बात सुनकर कहता है, जी चाचू। विवेक उसे कुछ ऐसी बातें बताता है जिसे सुनकर वेद थोड़ा सा जिटेट हो जाता है और कहता है, बाकी लोग कहाँ हैं, उन सब से कहो मैं थोड़ा बाहर हूँ। विवेक कहता है, तुम्हारा आना बहुत ज़रूरी है बेटा, वरना पता नहीं क्या हो जाएगा, प्लीज़। वेद कहता है, ठीक है, मैं 2 घंटे में वापस आ रहा हूँ। यह कहकर वह कॉल को कट कर देता है। उसके कॉल कट करते ही विवेक सबकी तरफ देख कर कहता है, वह आ रहा है 2 घंटे में। अवनी कहती है, मतलब सिर्फ 2 घंटे बाद सेलिब्रेट करने के लिए हैं, चलो। उसके बाद सभी लोग उसके बर्थडे को प्लान करने में लग जाते। 3 घंटे बाद वेद की गाड़ी विला के बाहर आकर रुकती है। वह दौड़ते हुए अंदर आता है तो पाता है विला की सभी लाइटें बंद हैं। वह अंदर आते हुए कहता है, मॉम डैड, चाचा चाची, मिलन कोई है कि नहीं, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं देता। तभी उसे उस अंधेरे में एक छोटी सी मोमबत्ती जलती हुई नजर आती है। उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं और वह उस तरफ देखकर कहता है, कौन है। तभी उसके कानों में धीमी धीमी म्यूजिक की आवाज़ सुनाई देती है जिसमें गाना चल रहा था, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। यह सुनते ही वेद तो जैसे पागल होने वाला था। तभी मेन हॉल में से एक प्रोजेक्टर ऑन होता है जिसमें वेद के बहुत सारे फ़ोटो शो हो रहे थे, वेद के पैदा होने से लेकर बड़े होने तक। यह देखकर वेद चुपचाप बस उन्हें देखता रहता है। फिर बिना किसी एक्सप्रेशन के उसके बाद वह चिल्लाकर कहता है, यह सब क्या है। उस विला की सभी लाइट्सें ऑन हो जाती हैं और सभी लोग एक साथ उसके लिए बर्थडे सॉन्ग गाते हैं। वेद की नज़र अवनी पर जाती है जो कि उसे ही देख रही थी। वेद अपनी आंखें कस के बंद करता है और वापस खोलकर अपने कदम अवनी की तरफ बढ़ाता है।